नमस्कार दोस्तों। तो अपन शुरू करते हैं एसीएफ इन्वायरमेंट में अपनी जो 10वीं यूनिट चल रही है उसमें आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन में आपके 27 सिद्धांत बताए गए हैं और उन सिद्धांतों की वैसे तो काफ़ी बड़ी व्याख्या होती है उसकी, लेकिन अब अपन उसमें मेन जो पॉइंट है वो ही डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि जो रियो डिक्लेरेशन है उसमें से कोई एक सिद्धांत में से कुछ पूछ लिया जाए, तो वैसे तो इसमें संभावना कम है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो अपन पहले से तैयार रहें। इसलिए इस टॉपिक को भी अपन स्किप नहीं करेंगे, इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। रियो डिक्लेरेशन, तो इसमें 27 सिद्धांत दिए गए थे और ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में ही, उसी में ये रियो डिक्लेरेशन भी जारी किया गया था। इसको अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी जिसको डिटेल में पढ़ना है वो आपको टेलीग्राम जो अपना चैनल है दक्ष साइंस क्लासेस का, उस पर आपको ओरिजिनल जो यूनाइटेड नेशन का रियो डिक्लेरेशन जारी किया गया है वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरा, अपन लेक्चर शुरू करने से पहले आज अपन चर्चा करेंगे, आपके पास 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे आज अपन चर्चा करेंगे अपना जो कम्युनिटी टैब है चैनल में, जो प्लेलिस्ट के पास कम्युनिटी टैब का जो ऑप्शन आता है उसमें डेली एक क्वेश्चन डाला जाता है। तो कई स्टूडेंट जो है उनकी डिमांड है कि सर इनके आंसर बताए जाएं, क्योंकि कई स्टूडेंट इसमें गलत आंसर दे रहे हैं। तो आज इनमें से 5 क्वेश्चन अपन लेंगे। अगले जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको उसका डिस्कशन आप कल करेंगे। कल आपको जो क्वेश्चन दिए थे उसमें पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये भारत में आयोजित किया गया और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। भारत और फ्रांस के सहयोग से इसका गठन किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है यह है ऐसे देशों का समूह है जहां पर सौर ऊर्जा उत्पादन की अधिक संभावनाएं हैं। इसलिए ये समूह जो है ये सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित देशों का समूह है और इसमें जो जितने भी सदस्य देश हैं वो आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कार्य करते हैं और इसका सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है। तो पहला सम्मेलन इसका दिल्ली में आयोजित किया गया। दूसरा क्वेश्चन था, भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन का 2022 तक का लक्ष्य कितना है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तो भारत का है 100 गीगावाट। 100 गीगावाट लक्ष्य है भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन का, जिसमें भी अगर सौर ऊर्जा के भी कई प्रकार है, जैसे रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगाए जाते हैं, इसी प्रकार धरती आपके समतल भूमि पर भी सौर प्लेट लगाई जाती हैं, तो उनके टारगेट अलग अलग हैं। लेकिन सौर ऊर्जा उत्पादन का 2022 का जो भारत का लक्ष्य है वो 100 गीगावाट का है, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने का भारत का कुल टारगेट है वो आपकी है 175 गीगावाट, जिसमें सौर ऊर्जा भी आती है, पवन ऊर्जा भी आती है, बायोमास से संबंधित ऊर्जा भी आती है। तो ये सारी जितनी भी ऊर्जाएं हैं इनको मिलाकर, और स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिकल के हैं तो उनको मिलाकर ये 175 गीगावाट टोटल है। बाकी सौर ऊर्जा की बात करें तो 100 गीगावाट भारत का लक्ष्य है। 2022 तक 100 गीगावाट ऊर्जा सूर्य से प्राप्त की जाएगी। अब कम्युनिटी टैब में जो पहला क्वेश्चन आपको दिया था, जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हिम तेंदुआ कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो हिम तेंदुआ जो है वो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने जलवायु के अनुसार कृषि करने की नीति लागू की है? किस राज्य ने जलवायु के अनुसार कृषि करने की नीति लागू की है? तो ये बिहार ने लागू की है। ज्यादातर स्टूडेंट के ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ये करंट का क्वेश्चन है, और बिहार ने जलवायु के अनुसार कृषि करने की नीति अपनाई है। कोरोना के कारण 30 सितंबर तक बल्क ड्रग का निर्माण प्रोजेक्ट B2 श्रेणी में रखा है। अपन ने जब EIA पढ़ा था तब अपन ने पढ़ा था कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट, कैटेगरी A प्रोजेक्ट और कैटेगरी B प्रोजेक्ट। तो वर्तमान में कोरोना को देखते हुए जो बल्क ड्रग का निर्माण है उसके जो प्रोजेक्ट लगेंगे वो B2 श्रेणी में लगेंगे, और इसके लिए पर्यावरण
क्लियरेंस आवश्यक नहीं है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस आवश्यक इसके लिए नहीं होगी। इसलिए ये जो बल्क ड्रग है इनको B2 श्रेणी में रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, करंट का क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा भारत का बायो जैव विविधता तप्त क्षेत्र नहीं है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो विंध्य क्षेत्र जो है वो इस ऑप्शन में था, उस ऑप्शन में विंध्य क्षेत्र जो है वो आपके बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में नहीं आता। भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की बात करें तो हिमालय का क्षेत्र, पूर्वी जो दक्षिण पूर्वी जो राज्य है वो, इसके अलावा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये जो भाग हैं ये जैव विविधता तप्त क्षेत्रों में आते हैं। और अगर विस्तृत रूप से भारत को जैव विविधता के रूप में बांटे तो इसमें सुंडालैंड भी आता है आपके, वो अलग चीज है। क्वेश्चन नंबर 5, 22 अप्रैल 2020 को 50वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहला पृथ्वी दिवस 1970 का संयोजन गेलार्ड नेल्सन ने किया था। प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन 1970 में आयोजित किया गया था उसका संयोजन किसने किया था? गेलार्ड नेल्सन ने किया था। तो ये 5 क्वेश्चन हैं जिसकी अपन ने चर्चा की है, इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की इनकी संभावना है, इसलिए इनको आप नोट डाउन कर लें ताकि भविष्य के लिए भी आपके ये नोट्स में तैयार हो जाए और जब एग्जाम आएगी तो आप इनको तैयार कर लें। अब अपना टॉपिक आज है रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन जो है, रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी में रियो डिक्लेरेशन भी दी गई। और इस पृथ्वी सम्मेलन को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण व विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी अपन कहते हैं, रियो समिट भी इसे कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने चाहिए। रियो डिक्लेरेशन 1992 में ही दिया गया। 1992 में रियो डिक्लेरेशन दिया गया। रियो डिक्लेरेशन में 27 प्रिंसिपल या सिद्धांत दिए गए, 27 प्रिंसिपल इसमें दिए गए। और इन 27 प्रिंसिपल में अगर अपन देखें तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात निकल के आती है, यानी धारणीय विकास पर ही इस पे चर्चा की गई। पहला जो प्रिंसिपल है उसमें यह कहा गया है, प्रिंसिपल नंबर 1, प्रिंसिपल 1, 27 प्रिंसिपल है, 27 के 27 प्रिंसिपल अपन देखेंगे इसमें। प्रिंसिपल नंबर 1, इसमें यह कहा गया है कि मनुष्य जो है वो धारणीय विकास का केंद्र बिंदु है। अतः मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके विकास करना चाहिए। इसमें यह कहा गया है कि मनुष्य क्या है? मनुष्य धारणीय विकास का केंद्र बिंदु है। धारणीय विकास का मनुष्य केंद्र बिंदु है और प्रकृति के साथ सामंजस्य, मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। स्थापित करके विकास करना चाहिए। तो पहला तो यही है कि धारणीय विकास करना चाहिए और मनुष्य को प्रकृति के साथ मिलकर विकास करना चाहिए, प्रकृति के विरुद्ध जाकर विकास नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रिंसिपल 1 में कहा गया है। प्रिंसिपल नंबर 2 ये कहता है
कि मनुष्य को विकास करना चाहिए, राष्ट्र जो है उनको विकास करना चाहिए, लेकिन उस विकास के कारण स्वयं राष्ट्र तथा अन्य राष्ट्रों के पर्यावरण जो है वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 2 ये है, कहता है राष्ट्रों को विकास करना चाहिए लेकिन इससे स्वयं व अन्य राष्ट्र का पर्यावरण प्रभावित न हो, ऐसा कार्य करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 1 ये कहता है कि मनुष्य प्रकृति का केंद्र बिंदु है, इसलिए धारणीय विकास जो है वो इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रकृति में रहते हुए मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर विकास करे। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि मनुष्य को विकास करना चाहिए, लेकिन इससे स्वयं उस राष्ट्र के और पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उनका पर्यावरण इससे प्रभावित नहीं हो, ऐसा प्रिंसिपल नंबर 2 में कहा गया है। प्रिंसिपल अपने को पढ़ने इसलिए आवश्यक है कि इसमें आपके जो रियो कॉन्फ्रेंस है इसका टॉपिक अलग दे रखा है और रियो डिक्लेरेशन का टॉपिक आपको अलग से दे रखा है। हो सकता है कि क्वेश्चन यहीं से आ जाए कितने प्रिंसिपल हैं, और हो सकता है क्वेश्चन इन प्रिंसिपल में से भी अलग से आ जाए, क्योंकि आगे जो अपन प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, प्रिंसिपल नंबर 3 जो है वो ये बोलता है, प्रिंसिपल 3 प्रिंसिपल नंबर 3 यह कहता है कि मनुष्य को वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकास किया जाना आवश्यक है, इसलिए विकास जो है वो आवश्यक है, ऐसा तीसरी प्रिंसिपल में कहा गया है। वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति हेतु विकास आवश्यक है, ऐसा प्रिंसिपल नंबर 3 में कहा गया है कि आवश्यकताओं की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकास आवश्यक है। चौथा प्रिंसिपल कहता है कि विकास प्रक्रिया में पर्यावरण को क्षति नहीं हो, इसलिए धारणीय विकास आवश्यक है। विकास प्रक्रिया में पर्यावरण क्षति न हो, अतः धारणीय विकास आवश्यक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आवश्यक है ताकि पर्यावरण जो है वो पर्यावरण की क्षति विकास के कारण न हो। प्रिंसिपल नंबर 5 ये कहता है कि गरीबी और असमानता दूर करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आवश्यक है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी एक व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं होता, किसी एक समूह का या समुदाय का डेवलपमेंट नहीं होता, इसमें समग्र जो राष्ट्र है उसका डेवलपमेंट होता है। इसलिए गरीबी व असमानता दूर करने हेतु धारणीय विकास आवश्यक है। विकास कैसा किया जाना चाहिए? धारणीय विकास किया जाना चाहिए। छठा प्रिंसिपल नंबर 6 प्रिंसिपल नंबर 6
यह कहता है कि अविकसित देश और पर्यावरणीय रूप से प्रभावित देश, ऐसे देश जो पर्यावरण से प्रभावित हैं, जैसे आपके जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हैं, जैसे कुछ ऐसे द्वीप हैं समुद्र के अंदर जो बढ़ते जल स्तर के कारण, ऐसे द्वीपीय देश हैं जो बढ़ते समुद्र के जल स्तर के कारण प्रभावित हो रहे हैं, उसके कारण उनके अस्तित्व का खतरा हो गया है। तो इन देशों के लिए को विशिष्ट सहायता दी जानी चाहिए, इनके लिए विशिष्ट प्रावधान किए जाने चाहिए। जल अविकसित राष्ट्र व पर्यावरण से प्रभावित राष्ट्रों को विशिष्ट प्राथमिकता दी जावे, ऐसा प्रिंसिपल नंबर 6 कहता है। प्रिंसिपल नंबर 3 क्या कहता है? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकास आवश्यक है। चौथा ये कहता है कि विकास प्रक्रिया में पर्यावरण क्षति न हो, इसलिए धारणीय विकास आवश्यक है। 5वां प्रिंसिपल कहता है कि गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए धारणीय विकास आवश्यक है। 6वां प्रिंसिपल ये कहता है अविकसित देश और पर्यावरण से प्रभावित होने वाले देश जो है उनको विशिष्ट प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उनको विशिष्ट प्रावधान किए जाने चाहिए उनके लिए, ऐसा प्रिंसिपल नंबर 6 में कहा गया है। प्रिंसिपल नंबर 7 ये कहता है कि राष्ट्रों को इकोसिस्टम के क्षति पहुंचने पर उसमें सुधार हेतु आपस में सहयोग करना चाहिए। आपस में सहयोग करना चाहिए ताकि जो डिग्रेडेड इन्वायरमेंट है उसको अपन रिकवर कर सकें, ऐसा प्रिंसिपल नंबर 7 में कहा गया है। प्रिंसिपल नंबर 8 ये कहता है, प्रिंसिपल नंबर 8 ये कहता है कि व्यक्ति जब अपना विकास करता है तो उस विकास के कारण उसका स्वयं का जीवन स्तर ऊंचा होता है, लेकिन अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है तो इससे पर्यावरण क्षति होगी। इसलिए विकास या फिर जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए अनसस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको, ऐसा डेवलपमेंट को नहीं करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता न दी जाए, ऐसा कार्य करना चाहिए। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रखना। प्रिंसिपल नंबर 9 ये कहता है कि धारणीय विकास हेतु समन्वय के साथ वैज्ञानिक तरीके, नवाचार और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर आपस में देशों को करना चाहिए। धारणीय विकास हेतु राष्ट्रों को नवाचार, वैज्ञानिक तरीके व टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जानी चाहिए, ऐसा प्रिंसिपल नंबर 9 में कहा गया है। प्रिंसिपल 10 में यह कहा गया है कि पर्यावरण के मुद्दों पर सामान्य व्यक्ति जो है उसको शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो
स्थानीय नागरिक होता है उसकी भागीदारी खुद के पर्यावरण के संरक्षण में ज्यादा होगी, न कि सरकारों की। इसलिए जन जागरूकता बढ़ानी चाहिए और इसके लिए जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। स्थानीय नागरिकों की पर्यावरण संरक्षण हेतु भागीदारी बढ़ाई जाए। और इस सिद्धांत में यह भी कहा गया है कि इसके तहत जन जागरूकता फैलानी चाहिए। जन जागरूकता फैलेगी तभी स्थानीय नागरिक जो हैं वो मोटिवेट होंगे। प्रिंसिपल नंबर 7 ये कहता है कि इस इकोसिस्टम के क्षति पहुंचने पर जो राष्ट्र हैं वो आपस में समन्वय के साथ सहयोग करें और उस डिग्रेडेड इन्वायरमेंट को वापस रिकवर कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 8 अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 9 नवाचार, इनोवेशन, वैज्ञानिक तकनीकों का ट्रांसफर किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 10 यानी स्थानीय लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अब है प्रिंसिपल नंबर 11। प्रिंसिपल नंबर 11 यह कहता है कि जो विकासशील देश हैं वो एनवायरनमेंट ज्यादा डिग्रेड कर सकते हैं, इसलिए विकासशील देशों में ऐसे स्टैंडर्ड बनाने चाहिए, पर्यावरण से संबंधित ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि पर्यावरण जो है वो कम से कम प्रभावित हो। तो प्रिंसिपल नंबर 11, विकासशील देश पर्यावरण को ज्यादा क्षति पहुंचा सकते हैं अतः पर्यावरण से संबंधित नियम बनाए जाएं। पर्यावरण से संबंधित नियम बनाए जाएं और पर्यावरण नियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ऐसा प्रिंसिपल नंबर 11 में कहा गया है। प्रिंसिपल नंबर 12 ये कहता है कि धारणीय विकास हेतु जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है उसको ओपन कर देना चाहिए। जितने भी राष्ट्र हैं वो आपस में एक दूसरे से व्यापार करें जिससे धारणीय विकास हो सके। और साथ में इसमें यह कहा गया कि अगर वैश्विक कोई पर्यावरण समस्या है तो देशों को मिलकर आपस में उसको सुलझाना चाहिए। प्रिंसिपल 12, धारणीय विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी को ओपन किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल इकोनॉमी को ओपन किया जाए ताकि जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो आराम से एक दूसरे देशों में पहुंच सके, ऐसा प्रिंसिपल नंबर 12 में कहा गया। प्रिंसिपल नंबर 13 ये कहता है कि अगर पर्यावरण की क्षति होती है तो जो व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उससे क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जानी चाहिए, उस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। पर्यावरण की क्षति हेतु जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था पर से क्षतिपूर्ति ली जावे, क्योंकि अगर ऐसा प्रावधान किया जाएगा तो पर्यावरण को क्षति पहुंचाने से पहले व्यक्ति और संस्था जो है वो कई बार सोचेगी और इससे पर्यावरण संरक्षण जो है वो होगा। प्रिंसिपल नंबर 14 ये कहता है कि पर्यावरण क्षति जो मानव व अन्य राष्ट्रों को प्रभावित करती है उसे डिस्करेज करना चाहिए, यानी ऐसी तकनीक जो पर्यावरण को
नुकसान पहुंचाती है, ऐसी तकनीक को अपनाने से रोका जाना चाहिए। ऐसी तकनीक या तरीके, ऐसी तकनीक या गतिविधि जो पर्यावरण क्षति पहुंचाए उसे डिस्करेज किया जाए। प्रिंसिपल नंबर 14 में यह कहा गया है। प्रिंसिपल नंबर 11, विकासशील देश पर्यावरण को ज्यादा क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए वहां पर नियम बनाने चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 12, धारणीय विकास हेतु इंटरनेशनल इकोनॉमी को ओपन कर देना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 13, पर्यावरण की क्षति हेतु जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था से क्षतिपूर्ति ली जाए। प्रिंसिपल नंबर 14, ऐसी तकनीक या गतिविधियां जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाती हैं उन्हें डिस्करेज किया जाना चाहिए, यानी उनको कम से कम किया जाना चाहिए, उनका उपयोग भी कम किया जाए। प्रिंसिपल नंबर 15, प्रिंसिपल 15 ये कहता है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रिकॉशनरी अप्रोच अपनाई जानी चाहिए। जैसे कि अपन कल लेक्चर में पढ़ा था प्रिकॉशनरी अप्रोच ये कहती है कि कोई घटना या फिर कोई ऐसी तकनीक जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकती है लेकिन उसके वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, तो भी अपने को उसके अगेंस्ट स्टेप ले लेने चाहिए, ताकि जब स्थिति खराब हो जाए तो तब उसके पश्चात अपन अगर कोई काम करेंगे तो उससे पहले है कि अपन प्रिकॉशनरी अप्रोच पहले ही अपना लें। पर्यावरणीय क्षति के अनुमान होने पर प्रिकॉशनरी अप्रोच अपनाई जाए। अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो राष्ट्रीय स्तर पर अथॉरिटी बनानी चाहिए और वो अथॉरिटी जो है उससे क्षतिपूर्ति राशि वसूल करेगी पर्यावरण डिग्रेडेशन के कारण। इसी प्रकार अपन ने प्रिंसिपल नंबर 13 में यह पढ़ा कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी संस्थाएं बनानी चाहिए। रूल 16 क्या कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण क्षति पहुंचाने वालों को पहुंचाने से रोकने के लिए अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए। और 13 में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर दोनों की बात करता है। प्रिंसिपल नंबर 17 में यह बताया गया है कि अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उस प्रोजेक्ट से शुरू होने से पहले EIA किया जाना चाहिए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाना चाहिए, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए प्रिंसिपल नंबर 17 जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रिंसिपल नंबर 17, प्रोजेक्ट या एक्टिविटी ये दोनों नाम इसमें दिए गए हैं। शुरू होने से पहले EIA किया जाए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए। पर्यावरण प्रभाव आकलन कि इस प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, ये पूरा अपने डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल 18 में यह कहा गया है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं या फिर ऐसा आपातकाल जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है,
तो उसके संबंध में अन्य राष्ट्रों को सूचित किया जाना चाहिए। यानी कि किसी देश में अगर पर्यावरण से संबंधित कोई प्राकृतिक आपदा है या फिर कोई आपातकाल है तो उसके संबंध में सूचना अन्य नजदीकी राष्ट्रों को भी प्रदान की जानी चाहिए। प्राकृतिक आपदा या पर्यावरणीय आपातकाल के संबंध में अन्य राष्ट्रों को भी सूचित किया जाए। अन्य राष्ट्रों को इस संबंध में सूचना प्रदान की जाए। प्रिंसिपल 19 में यह कहा गया है कि ऐसी कोई गतिविधि जो सीमा पर राष्ट्र के पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकती है तो उस संबंध में उस देश को सूचना दी जानी चाहिए। ऐसी गतिविधि जो सीमा पर राष्ट्र को क्षति पहुंचा सकती है इसके संबंध में सूचना आदान प्रदान की जाए। प्रिंसिपल नंबर 19 में यह कहा गया। तो 18 और 19 जो है वो लगभग एक जैसे ही है। प्रिंसिपल नंबर 20 में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है कि महिलाएं जो है वो भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए और पर्यावरण प्रबंधन और विकास के लिए भागीदारी निभाएं। महिलाओं की पर्यावरण प्रबंधन व विकास में भागीदारी हो। तो प्रिंसिपल नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट है, 17 भी इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल नंबर 20 महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। प्रिंसिपल 21 प्रिंसिपल नंबर 21 जो है वो युवाओं की पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बोलता है कि युवा जो हैं उनको इसके प्रति उसमें साहस आना चाहिए, नवाचार उनमें आने चाहिए और इसके लिए राष्ट्रों को तकनीक अपनानी चाहिए। उनको इस प्रकार से एजुकेशन दी जाए, ट्रेनिंग उनको दी जाए, तो इसके लिए उनको प्रेरित किया जाना चाहिए। युवाओं को पर्यावरण संरक्षण हेतु भागीदार बनाया जाए। इसके लिए उनमें नवाचार, शिक्षा और तकनीकी ज्ञान उनमें दिया जाना चाहिए, तकनीकी ज्ञान का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 22 जो है वो यह कहता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यानी वो उनको भी इसमें भागीदार बनाना चाहिए। इसी प्रकार प्रिंसिपल नंबर 10 जो आपने देखा था उसमें भी कुछ इसी तरह की बात कही गई है। उसमें भी स्थानीय समुदाय को शामिल किया गया है, लेकिन उसमें जन जागरूकता की बात भी कही गई है।
प्रिंसिपल नंबर 23, प्रिंसिपल नंबर 23 ये कहता है कि मानव की ऐसी कोई गतिविधि जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकती है, चाहे वो मानव का रोजगार हो, तो उसके लिए उसको रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। मानव गतिविधि यथा मानव रोजगार जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए, रोका जाना चाहिए। प्रिंसिपल 24, प्रिंसिपल 24 में यह कहा गया है कि युद्ध और अन्य जो सैनिक गतिविधियां हैं वो पर्यावरण को क्षति पहुंचाती हैं, इसलिए उनको कम किया जाना चाहिए। युद्ध व सैनिक गतिविधियां पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है, अतः इनका मिटिगेट किया जाना चाहिए, मिटिगेट किया जावे, यानी इनको कम किया जावे। ऐसा प्रिंसिपल नंबर 24 में कहा गया है। प्रिंसिपल नंबर 25, प्रिंसिपल नंबर 25, प्रिंसिपल नंबर 25 ये कहता है कि शांति, विकास, यानी आपके पीस, प्रोस्पेरिटी और प्रोटेक्शन, पीस, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोटेक्शन, तीनों आपस में अंतर संबंधित है, इसलिए ये तीनों अविभाजित हैं। शांति, पर्यावरण संरक्षण और प्रोस्पेरिटी, उन्नति। शांति, पीस, प्रोटेक्शन, ये तीनों आपस में अंतर संबंधित हैं, ये दोनों रहेंगे तभी प्रोस्पेरिटी आती है। इसलिए पर्यावरण का संरक्षण भी अपने को किया जाना चाहिए ताकि शांति बनी रहे। प्रिंसिपल नंबर 26, प्रिंसिपल नंबर 26, प्रिंसिपल नंबर 26 ये कहता है कि राष्ट्रों को अपने पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं वो आपस में सुलझाने चाहिए बातचीत के माध्यम से। राष्ट्रों को अपने पर्यावरणीय मुद्दे शांतिपूर्वक सुलझाने चाहिए। लास्ट है प्रिंसिपल नंबर 27, प्रिंसिपल नंबर 27 ये कहता है कि ये जो डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को के प्रति सभी राष्ट्र जो है वो सम्मान की भावना रखेंगे और इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। डिक्लेरेशन के प्रति सम्मान व इसको लागू करने का प्रयास जो है वो राष्ट्र करेंगे। ये 27 प्रिंसिपल जो है वो इंपॉर्टेंट हैं और इसमें आपके जैसे 20 नंबर है प्रिंसिपल, आपके जो 17 नंबर है जिसमें EIA की बात हुई है, तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनको अपने को थोड़े से ध्यान रखने आवश्यक है। बाकी इनको थोड़ा सा एक दो बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे।